फिर वर्क एनर्जी पावर को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। तो देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे या डिस्कस कर रहे थे उसमें मोशन में जो भी हम लोग बॉडी ले रहे थे उसको कंसीडर कर रहे थे पॉइंट मास की तरह, हम उसके शेप एंड साइज को कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब इस चैप्टर से रोटेशनल मोशन से हम बॉडी के शेप एंड साइज को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी हम यहाँ मास लेते थे एम और यहाँ फोर्स लगाते थे तो हम समझते थे कि ये क्या है, एक पार्टिकल है, एक पॉइंट मास है। लेकिन रियलिस्टिक में ऐसा कुछ होता नहीं है, पॉइंट मास की तरह कोई चीज होती नहीं है, उसका कुछ ना कुछ शेप एंड साइज होता है। तो उस शेप एंड साइज को कंसीडर करेंगे हम लोग इस चैप्टर से। और जब शेप एंड साइज को हम लोग कंसीडर करेंगे तो कुछ हम लोग को टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जिसके सहारे हम उस सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो टर्म कौन कौन सा होगा, तो पहला जो टर्म होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और वो जब हम शेप एंड साइज कंसीडर करेंगे किसी बॉडी का तो उसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे और जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो पॉइंट होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि बॉडी का जो सारा मास है क्या है, वहीं पे सेंटर्ड है एक जगह। तो पहले हम लोग रिजिड बॉडी का नहीं, पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसके बाद रिजिड बॉडी का निकालेंगे, जो शेप एंड साइज होगा उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। पहले ये समझिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। एक से अधिक अगर मास या बॉडी अगर लोकेटेड है किसी स्पेस में, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक से ज्यादा, बहुत सारा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है M1, M2, M3। इसको कहाँ लोकेट किया है, हमने लोकेट किया है XYZ प्लेन पे, ठीक है। क्योंकि लोकेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग फिजिक्स में ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन फिजिक्स में ज्यादा यूज इसी का है, इसलिए इसका यूज करना आसान है, इसका कैलकुलेशन इजी है और शुरू से हम इसको पढ़ते भी आए हैं, तो इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए तीन मास को हमने लोकेट कर दिया, M1, M2, M3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया। देखिए ये मास नहीं है, इसको हटाइए, इसको हमने नहीं रखा, हमने तीन ही मास का सिस्टम लिया है, M1, M2 और M3। अब देखिए इसका लोकेशन देखिए, हमने इसको लोकेट किया, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और इसका है x3 y3 z3। अब एक फॉर्मूला जो हमारे पास है सेंटर ऑफ मास निकालेगा कि ये तीनों पार्टिकल में ऐसा पॉइंट हम लोकेट करें जहां हम ये एज्यूम कर सके कि तीनों पार्टिकल का मास क्या है, वहां पे सेंटर्ड है। तो वैसा लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, जो पोजीशन वेक्टर, यहां से जो हम लोग ये ओरिजिन है 0 0, यहां से लोकेट करेंगे सेंटर ऑफ मास को, क्योंकि यहां से ही लोकेशन डिफाइन हो रहा है किसका, तीनों मास का। तो जो पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर r जो होगा, r सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 R1, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ द बॉडी या पार्टिकल इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि M1 R1, सिमिलरली प्लस M2 R2, यानी कि मास ऑफ द सेकेंड बॉडी और इसका पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। और मास ऑफ द थर्ड बॉडी एंड इसका पोजीशन वेक्टर, इस सारे प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, सम निकालेंगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, सम ऑफ द बॉडी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके लिखा जाए, अगर हमको ये कहा जाए कि आप जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट भी निकालिए, y कोऑर्डिनेट भी निकालिए और z कोऑर्डिनेट भी निकालिए, तो सिमिलरली इस फॉर्मूले को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, M1 x1, यानी कि इस पार्टिकल का मास और इसका x कोऑर्डिनेट प्लस M2, यानी कि इसका बॉडी और इसका x कोऑर्डिनेट 3 M3 x3, यानी कि इसका मास और इसका x कोऑर्डिनेट, और डिवाइडेड बाय सिमिलरली M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली इस फॉर्मूले को आगे लिख सकते हैं y के लिए M1 y1 M2 y2 और M3 y3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मास,
जेड का क्या होगा, m1 z1 m2 z2 m3 z3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक का अलग अलग हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और एक का एक साथ निकालेंगे वेक्टर का यूज करके, पोजीशन वेक्टर का यूज करके एक साथ कैसे तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए, क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द मास। अभी हम लोग सीखे हैं इसको। और देखिए फॉर्मूला में सबका वैल्यू रखिए। मान लीजिए m1 का वैल्यू है 1 kg, 1 kg, ये है 2 kg, ये है 4 kg सपोज कीजिए, सबका मास गिवन है। तो देखिए m1 x1 यानी कि मास कितना है 1, और x कोऑर्डिनेट इसका क्या है 2 3 1 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले x फिर y फिर z, तो x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, यानी कि 1 into 2 प्लस m2 x2, m2 क्या है, m2 कितना है 2, और x कोऑर्डिनेट क्या है 4, यानी कि 2 into 4 प्लस m3 x3, तो m3 x3 कितना है, m3 4 है, और 1 क्या है इसका x कोऑर्डिनेट है, तो 4 into 1। अगर ऐसे ही बहुत सारा पार्टिकल रहता तो इस फॉर्मूले को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, m4x4 m5x5 इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और नीचे सम ऑफ ऑल द मास, तो सम ऑफ ऑल द मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि 1, इधर 2 kg, तो 1 प्लस 2 3, यानी यहाँ 1 प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 4। इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 into 1 2, 4 into 2 8, और 4 into 1 4, तो 2 प्लस 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 है 1 3 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। इसको काटिए कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का 2 आ गया। अब चलिए y निकालते हैं, y यहां निकालते हैं, y सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली यही फॉर्मूला m1 y1, तो m1 y1 क्या हो जाएगा, m1 क्या है 1 kg, y1 क्या है इसका 3 प्लस m2 y2, तो m2 क्या है 2 और y2 कितना है 2, 2 into 2 4 प्लस m3 y3, तो m3 कितना है 4 और y3 कितना है 2, तो 4 into 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस, तो सम ऑफ ऑल द मासेस कितना था 7, यानी कि 1 2 और 3 या 3 प्लस 4 7। इसको देखिए तो 3 into 1 क्या हो जाएगा 3, 2 into 2 4 और 4 into 2 8, तो 3 प्लस 4 7 और 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा 15, 15 बाई 7, यानी कि इसको काटिए कितना आ जाएगा 2.5। अब देखिए यहां देखिए, अगर z निकालें, z सेंटर ऑफ मास, अगेन वही करेंगे m1 z1 यानी कि 1 into 1 प्लस m3 z3, तो 1 into 2, 1 into 2, इधर है 3 into 3 4 into 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस कितना आ रहा है 7, यानी कि 1 प्लस 2 3 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा 15 बाई 7, यानी कि z कितना आ जाएगा 2.14 समथिंग आएगा, यहां भी 2.14 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए सेंटर ऑफ मास का तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गया। पहला कोऑर्डिनेट क्या, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है 2.14 और z कोऑर्डिनेट कितना है 2.14, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास का लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट लोकेशन क्या लिख सकते हैं 2 2.14 और 2.14।
ये लोकेशन हमको, अगर इस पॉइंट को हमको कहीं लोकेट करना हुआ तो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से यहाँ पे इस स्पेस में सेंटर ऑफ मास के पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम एक दूसरा एग्जांपल लिए हैं जहां हमको क्या पता है, यहाँ मास ऑफ द बॉडी पता है, यहाँ भी 3 मास का सिस्टम है और इसका पोजीशन वेक्टर पता है। पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में पता है, जो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है या कंपोनेंट फॉर्म जो होता है वेक्टर का उस फॉर्म में पता है। अगर इस फॉर्म में पता है तब हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को या उसके पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो डायरेक्टली जो पोजीशन वेक्टर आता है सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2। ये r1 r2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये r1 रिप्रेजेंट कर रहा है m1 के पोजीशन वेक्टर को, r2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, m2 के पोजीशन वेक्टर को। और सिमिलरली m3 भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, r3 जो रिप्रेजेंट करेगा किसके, m3 के पोजीशन वेक्टर को, जो हम लोग फॉर्मूला में देखे थे r3 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस। अब देखिए, अब फॉर्मूला में सारे वैल्यू को रखिए, m1 r1, तो m1 क्या है, m1 का वैल्यू कितना है 2 kg, तो 2 kg रखिए। और यहाँ r1 पोजीशन वेक्टर क्या है 2i कैप 3j कैप और 1k कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, इसका काम खत्म। अब चलिए यहाँ पे आइए, प्लस m2 की जगह पे लिखिए, m2 कितना है 1, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर लिखिए, r2 क्या है 1i कैप, तो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। चलिए एक और बच गया हमको, तीसरा जो बच गया m3 r3, तो m3 का वैल्यू कितना है अगेन 2 kg और इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए 1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3, तो तीनों को ऐड कीजिए 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये एक साथ कैसे पोजीशन वेक्टर हम सेंटर ऑफ मास का निकाल लेते हैं। उस समय क्या करते थे हम अलग अलग निकाले थे, लेकिन अगर हमको पोजीशन वेक्टर में पोजीशन पता हो तो हम एक साथ उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो और कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है तो तीनों में जाके ये मल्टीप्लाई होगा, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं। तो 2 × 2 4i कैप, फिर 2 × 3 6j कैप प्लस 2 × 1 यानी कि 2k कैप, ठीक है, प्लस यहाँ ये। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 1 1i कैप प्लस 1 × 2 यानी कि 2j कैप और 1 × 0 तो क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया, 0 खत्म कीजिए इसको, प्लस यहाँ देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1 कितना हो जाएगा 2i कैप, 2 × 4 कितना हो जाएगा प्लस 8j कैप। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का ध्यान रखें, यहाँ दोनों जगह प्लस है इसलिए सिंपली हम प्लस लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर एक जगह कहीं भी माइनस रहता तो हम साइन का भी ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, तो इसको इसका भी ख्याल रखना है। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4k कैप डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द मासेस 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2 4। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अब जो भी कंपोनेंट वेक्टर है जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म से लाइक टर्म को सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। i वाला एक साथ ऐड कीजिए, j वाला एक साथ ऐड कीजिए और k वाला एक साथ ऐड करेंगे। तो देखिए 4i कैप, यहाँ क्या है 1i कैप प्लस में और यहाँ प्लस में 2i कैप, तो 4 + 1 5 और प्लस 2 7, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 7i कैप प्लस यहाँ देखिए 6j कैप और यहाँ 2j कैप, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 और 8 + 8 कितना हो जाएगा 16j कैप। अब यहाँ देखिए ये है 2k कैप,
यहाँ है 0, तो 2 के 0 क्या आ जाएगा, 2 रहेगा, अब +4, तो 2 + 4 6 के इक्वल। अब देखिए पोजीशन वेक्टर हमारा आ गया है सेंटर ऑफ मास का, क्या हो जाता है r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली हमको आ गया क्या 7i कैप प्लस 16j कैप और +6k कैप। तो अगर प्रोजेक्शन फॉर्म में हमारा पोजीशन वेक्टर पता हो तो हम पोजीशन वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास का होता है डायरेक्टली इस फॉर्मूले से, इस प्रोसेस से, जो वेक्टर का यूज करके हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो तरह से हम लोग सीखे। अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमको पता है पोजीशन वेक्टर का, तो हम डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर के रूप में ये प्रोजेक्शन वाले फॉर्म में पता है तो हम डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं।